Hello children, I hope you all are good. So today we are going to discuss the other topic of the history, that is जनपदास to महाजनपदास. यानी कि इस चैप्टर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं छोटे छोटे यूनिट्स से कैसे बड़े बड़े यूनिट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बन गए एंड देन दे ट्रांसफॉर्म इनटू द बिग बिग kingdom. So let's start the chapters with the Mahajanpadas. First of all, you must know about the Aryans that we have studied in the previous chapter also, that Aryans has occupied the territories and expanded their kingdom in the North India. Then they established the town also. बहुत सारे towns उनके time पे establish हुए, those who were performing the different functions in their territories. With the passage of times ये territories जो हैं धीरे धीरे आगे बढ़ती गई, बड़े बड़े big power में convert होती गई और several janpadas has found. First of all, you have to know what is janpadas. Jan means आपका क्या होता है, लोग, and padas means foot. So जनपद, जहाँ पे छोटी छोटी यूनिट्स, मतलब कि एक ग्रुप बन गया और उस ग्रुप में जो है कुछ विलेजेस आ गए, मे बी आपके 10-15 विलेजेस आ गए, डैट इज जनपदास. फिर धीरे धीरे उस जनपदास में एक और जनपदास, देन और जनपदास मिलते गए, देन इट बिकम द महाजनपदास. एंड दैट महाजनपदास फिर और टेरिटरी बन गई. तो आगे जैसे ही टेरिटरी बढ़ी, एरिया बढ़ती गई, तो वो एम्पायर में कन्वर्ट हो गए थे. सो वेरियस जनपदास कन्वर्टेड इनटू द महाजनपदास विद द passage of time, and most of the janpadas and mahajanpadas emerged in the different parts of the Gangetic plain in India. Different clans of the Aryans founded these small and big states. So thus this period of 200 years is very significant from the historical viewpoint. इसीलिए हम जनपद और महाजनपद को पढ़ते हैं बेटा, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, ये 200 साल का पीरियड था और इसकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है. Now what are the source of information for these janpadas and mahajanpadas? चीफ सोर्स अगर आप देखोगे 600 BC टू 400 BC. नाउ अभी भी हम ज़ीरो से पहले की बात कर रहे हैं, ज़ीरो से आगे की बात नहीं कर रहे. सो ज़ीरो से पहले 600 टू 400 BC की इंफॉर्मेशन की बात करें, सो वी आर हैविंग एन नंबर ऑफ बुद्धिस्ट एंड जैन लिटरेचर. अर्ली बुद्धिस्ट लिटरेचर जो थे उसमें आपके महागोविंद सुता, वो आपका फेमस है, सेज दैट इंडिया वॉज लाइक अ रेक्टेंगल. महागोविंद सुता में ये बताया गया है कि इंडिया उस समय रेक्टेंगल पोजीशन में होता था नॉर्थ में, और साउथ में ट्रायंगल पोजीशन में होता था. यानी ऊपर का पार्ट इंडिया का रेक्टेंगल अगर ओवरऑल व्यू करो, और नीचे का पोर्शन ट्रायंगल होता था. अपार्ट फ्रॉम महागोविंदा वी आर हैविंग द भगवती सुता और सुत्रंग that also tell us about the India. Then we are having the पाणिनीस अष्टाध्यायी, उसमें भी बहुत इंडिया के बारे में बताया गया है. Then we are having the Buddha Dharma Sutra and the Mahabharata. They were also revealing the information about the Indian society. So in addition a number of excavation also. ये बुक्स तो हमें मिली ही हैं बेटा जो बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे रही हैं, लेकिन जब हमने एक्सकेवेशन किया तो वी वर अमेज्ड, वी गॉट मैनी महाजनपदास. काशी, पाटलिपुत्रा एक्सकेवेशन में हमें मिले. दे हैव हेल्प टू नो अबाउट दिस पीरियड. And there are some variation in different evidences also. हालांकि देखो हर टाइम पे अलग अलग हिस्टोरियंस अपने एविडेंसेस को देखता है, स्टडी करता है, तो कुछ वेरिएशन भी हैं, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स भी हैं, बट यस जो ओवरऑल कंक्लूजन निकल कर आया है दैट वी आर गोइंग टू रिवील इन दिस चैप्टर. तो सबसे पहले बात करते हैं राइज ऑफ जनपदास की. सो मैनी टाउन्स डेवलप्ड इनटू द जनपदास एज न्यू टेरिटरीज वर एडेड. भाई पहले छोटा सा था एक शहर, उसमें जैसे ही नई टेरिटरी ऐड हो गई और थोड़ी सी ऐड हो गई तो वो क्या बन गया, जनपद बन गया. सो दस द जनपदास वर न्यूली फॉर्म स्टेट्स आप कह सकते हो. डोंट कंफ्यूज अ स्टेट विद द प्रोविंस ऑफ अ कंट्री. लाइक इंडिया कॉल आर प्रोविंसेस एज अ स्टेट. तो बेटा देखो, अगर मैं स्टेट की बात कर रही हूँ तो आज इंडिया में हम कहते हैं ना 28 स्टेट्स हैं हमारे पास. लाइक हमारे पास MP है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, राजस्थान है. तो स्टेट का मतलब वो राज्य है. लेकिन एंशियंट टाइम पे जब हम स्टेट की बात कर रहे हैं तो वहाँ हम एक पूरी टेरिटरी की बात कर रहे हैं, एक देश की बात कर रहे हैं.
तो इसको आप ऐसे समझना, पॉलिटिकल लैंग्वेज में अगर कैपिटल एस होता है तो उस स्टेट का मतलब होता है कंट्री, और स्मॉलर एस होता है तो उसका मतलब होता है प्रोविंसेस, एरिया, क्षेत्र या राज्य। ठीक है। सो एंशियंट टाइम में स्टेट का मतलब कंट्री है उस समय। अ स्टेट इज अ कंट्री दैट रूल्ड बाय अ रूलर और अ ग्रुप ऑफ रूलर्स, और इट कैन बी अ किंगडम। अब जो किंगडम होते थे, जो ये बन गए बड़े बड़े स्टेट, जो किंगडम बन गए वो रिपब्लिक होते थे, या फिर वो आप ये कह लो कि मोनार्की भी होते थे, एक राजा चला रहा है और उसी का फिर वंश आगे चला रहा है, या फिर रिपब्लिक होते थे, जो राजा होता था वो इलेक्टेड होता था। तो दोनों तरीके से होते थे। Then we are having the information that the state or the country that is ruling by the different groups of ruler also. कई कई जगह पे हमने ये देखा है कि एक ही स्टेट को रन करने के लिए, एडमिनिस्टर करने के लिए ग्रुप ऑफ रूलर्स बैठाए गए हैं, तो उसे हम ओलिगार्की कहते हैं। सो इंडियन हिस्ट्री में अगर हम बात करें तो वी आर हैविंग द 16 जनपदास, जो बहुत इंपॉर्टेंट महाजनपद में भी कन्वर्ट हुए। देवर अंगा, मगधा, काशी, कोशला, वज्जी, मला, छेदी, वत्सा, कुरु, पंचाल। यू कैन सी इन द इंडियन मैप, these were the important 16 janpadas at that time, those who converted into the महाजनपदास। सो ये मैप आपको शो कर रहा है पूरा का पूरा, और इससे आपको पता चल सकता है कि यहाँ पर हमारे 16 महाजनपदा। स्पेशली अगर हम बात करते हैं बेटा, तो आप ये देखिए कोसला, कोसल आपको दिख रहा है। देन आप ये देखिए कुरु, कुरु से अगर आपको कुछ याद आ रहा हो, कौरव कुरुवंश, है ना, आपने महाभारत में सुना होगा। देन आपका मत्स्य, अवंती और गांधार, गांधार नरेश आपने सुने होंगे, महाभारत में शकुनी थे। तो इस तरीके से दीज वर द इम्पॉर्टेंट महाजनपदास प्रिवेलिंग एट दैट टाइम। अब आगे बात करते हैं हम हाउ द टेरिटरीज एक्सपेंडेड। ये जो एरिया थी वो कैसे एक्सपेंड होती गई। कॉमन प्रैक्टिस पहले भी चलती आ रही थी, है ना, दैट वाज टू कंडक्ट द अश्वमेध यज्ञ, नॉट टू एक्सपेंड टेरिटरी। पहले तो ये होता था ना, छोटे छोटे जो ट्राइबल कम्युनिटी थी एक दूसरे को लड़ाई कर लिया, जो जीत गया उसके अंदर टेरिटरी आ गई। बाद में क्या हुआ कि जो अपने आप को पावरफुल समझने लग गया ना, उसने अश्वमेध यज्ञ कराना शुरू कर दिया। अब अश्वमेध यज्ञ क्या होता है बेटा, उसमें एक हॉर्स होता है। जैसे मान लो आप राजा हो और आपको लगता है कि सारे राजा मेरे आगे जो है स्ट्रांग नहीं है, वीक है, तो आपने अपने एरिया का एक घोड़ा जो है छोड़ दिया, रिलीज कर दिया। ठीक है, अब वो जगह जगह ट्रैवल करेगा अलग अलग टेरिटरी में। तो अगर उससे पास होने दिया गया, मान लो वो दूसरे राज्य में गया, उसके अगले राज्य में गया और वहाँ के राजा ने उसे पकड़ा नहीं, उसे पास ऑन कर दिया कि जाने दो, तो इट मीन्स वो राजा आपको अपने से स्ट्रांग मान रहा है और वो आपके अंडर काम करने को तैयार है। लेकिन इफ़ एनीवन अपोज्ड, उसने पकड़ लिया घोड़ा, तो इसका मतलब वो ये कह रहा है कि मैं आपको स्ट्रांग नहीं मानता, आप अपनी टेरिटरी आपको नहीं देता, यू हैव टू फाइट विद मी। तो बैटल स्टार्ट हो जाती थी, फिर वो लड़ाई होती थी, युद्ध होता था, और उस युद्ध में जो जीत जाता था वो टेरिटरी उसके पास आ जाती थी। तो ये अश्वमेध यज्ञ जो था, दैट इज ऑल्सो अ वन वे टू एक्सपेंड द टेरिटरी। अब इस तरीके से अगर वो घोड़ा एंड तक पहुंच गया और किसी ने भी नहीं रोका, या किसी ने रोका उससे साथ लड़ाई करके वो राजा जीत गया, तो एंड में वो घोड़ा जब वापस आएगा तो वो रूलर क्या कहलाएगा, चक्रवर्ती सम्राट, यानी सबसे बड़ा सम्राट है वो। तो अश्वमेध यज्ञ was the one of the way to expanding the territory. Now moving to the types of जनपद। जनपदास के बहुत सारे टाइप्स होते थे। मेजरली जो उस समय होता था मोनार्की, रिपब्लिक होता था। मोनार्की में क्या होता था बेटा कि जो जनपद होते थे दैट इज रूल्ड बाय द किंग्स, और जो किंग होता था वो इलेक्टेड नहीं होता था। क्या आप ये कहोगे लोगों ने चूज़ किया है? नहीं, रादर दे बिकम द किंग बाय हेरिडेटरी। मतलब एक राजा बन गया, अब उसका बड़ा बेटा राजा, फिर उसका बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा, बेटा नहीं है तो भाई बन जाएगा राजा। तो एक फैमिली को मिल गई पूरी की पूरी पावर, वो अब उस फैमिली के हाथ से दूसरे किसी के पास ट्रांसफ़र नहीं हो रही है। इसे हम कहते हैं हेरिडेटरी। यहाँ पे इलेक्शन का कोई मतलब नहीं है, और सारी पावर मोनार्की में क्या होती है, कंसंट्रेटेड इन द हैंड ऑफ द किंग। राजा के पास सारी पावर होती है। राजा जो है पैलेस में रहता है अपनी फैमिली के साथ। व्हाटएवर द किंग हैज़ सेड, रूलर हैज़ सेड, दैट बिकम द लॉ।
उसने अपनी एबिलिटी से जो कह दिया जैसे गवर्न करना है वही लॉ बनेगा, कोई इंटरप्ट उसमें नहीं कर सकता था। देन आफ्टर दैट वी आर हैविंग द रिपब्लिक। रिपब्लिक कुछ जनपद हमें ऐसे देखने को मिले जहाँ जो रूलर होता था वो इलेक्टेड होता था या अपॉइंटेड होता था। वो रूलर्स जो है वो हेरिडेटरी नहीं होता था कि एक है तो उसका बेटा नहीं, वो अपनी इंटेलेक्चुअलिटी से, अपनी पावर से, अपनी ब्रेवरी से बना था, लोगों ने उसे अपॉइंट किया था या इलेक्ट किया था। सो हेड ऑफ द रिपब्लिक वॉज कॉल्ड राजा एट दैट टाइम एंड दिस पोस्ट वॉज नॉट इनहेरिटेड। अगर आप राजा बन गए हो तो इसका मतलब ये नहीं है रिपब्लिक में कि अब आपका बेटा या आपका भाई राजा बनेगा, नहीं, दूसरा वही बंदा आएगा जो फिर अपने आप को प्रूफ करेगा। So it means the head of the state is elected one. In some state, the number of the people had common authority in different affair of the state. These can be called the oligarchy. कुछ स्टेट्स में हमने ये देखा कि रिपब्लिक के साथ साथ ओलिगार्की भी थी। ओलिगार्की में क्या होता है कि भाई राजा के साथ साथ कुछ और लोगों को भी पावर जो है दी गई है और वो मिलकर जो है देश चला रहे हैं, उनके पास भी अथॉरिटी है रूल करने की। तो जब ग्रुप ऑफ रूलर्स हो जाते हैं तो उन्हें हम ओलिगार्की कहते हैं। सो अगर हम देखें द पाली रिकॉर्ड मेंशन 10 रिपब्लिक ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ बुद्धा, कि बुद्धा के टाइम पे 10 रिपब्लिक जनपद थे। एंड बुद्धा वॉज द सन ऑफ शाक्या चीफ। शाक्या चीफ जो थे वो रिपब्लिक ऑफ कपिलवस्तु, ठीक है। तो शाक्य वंश के ये राजकुमार थे भगवान बुद्धा, और ये रिपब्लिक था, ये मोनार्की नहीं था। अदर इम्पॉर्टेंट रिपब्लिक अगर हम देखें तो वैशाली, माल्लास, कुशीनगर एक्सेट्रा। सो दिस रिपब्लिक वर कॉन्क्वर्ड एंड ऑक्यूपाइड बाय द मगधा लेटर ऑन। बाद में क्या हुआ, इन सब में ना जो पावरफुल बना वो बना मगध। मगध ने इन सब महाजनपद को अपने अंडर कंट्रोल में ले लिया था। अपार्ट फ्रॉम दैट वज्जी वॉज ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट कॉन्फेडरेसी ऑफ द रिपब्लिक। तो ये था आपका मोनार्की, रिपब्लिक एंड ओलिगार्की। अब जनपद से महाजनपद की तरफ कैसे पहुंचे? द प्रोसेस ऑफ एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरीज कंटिन्यूड। अभी क्या, एक जनपद, ठीक है। अब एक जनपद का जो रूलर है उसने दूसरे जनपद पे अटैक किया, उसको अपने अंडर मिला लिया, फिर तीसरे पे, फिर चौथे पे, तो करते करते क्या बन गया, महाजनपद। बहुत सारे जनपद उसके कंट्रोल में आ गए। सो महाजनपद वर ऑल्सो रूल्ड बाय द किंग एंड दीज वर 4 इन नंबर, वत्स, अवंती, कोसला, मगधा। एंड अपार्ट फ्रॉम देम मीन्स अगर हम इनमें से देखें तो मगधा बिकेम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ दीज महाजनपद। अब कॉमन फीचर्स क्या हैं जनपद और महाजनपद के, उसे डिस्कस कर लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें सो किंग वॉज द प्रिंसिपल अथॉरिटी इन द टेरिटरी। ये तो है दोनों में, जनपद में भी और महाजनपद में भी। राजा सबसे ऊपर होता था, राजा को भगवान के समान माना जाता था, और ही वॉज सपोज टू प्रोटेक्ट द सब्जेक्ट मीन्स कॉमन पीपल, प्रजा को प्रोटेक्ट करता था। ही अपॉइंटेड द काउंसिल ऑफ एडवाइजर्स और मिनिस्टर्स कॉल्ड द अमात्यास, यानी कि उस समय जो मिनिस्टर्स होते थे उन्हें अमात्यास कहा जाता था। एंड द इम्पॉर्टेंट अमात्यास यानी इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर उस समय जो थे वो पुरोहित, स्पिरिचुअल हेड, गुरु होते थे ना राजाओं के, वो सबसे ऊपर होते थे। देन सेनानी जो आपका आर्मी कमांडर होता था। देन आपका जो है आता था संग्रहती, दैट इज ट्रेजर, जो संग्रह यानी कि कलेक्शन जो हो रहा है ना उसको संभाल के रख रहा है, खजाने को, तो इसलिए उसे संग्रहित्री कहा जाता था। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन वॉज द विलेज, और विलेज को हेड कौन करता था, डैट इज ग्रामिका एंड ग्रामिनी, यानी कि आज विलेज को कौन हेड करता है, सरपंच। अगर आपको पता है सरपंच हेड करते हैं ना विलेज को, उस समय विलेज हेडमैन को ग्रामिका या ग्रामिनी कहा जाता था। और ग्रामिका को पावर दी हुई थी जी आप अपना गांव जो है अच्छे से चलाओ, अगर कोई प्रॉब्लम है डायरेक्टली अप्रोच टू द किंग, बीच में किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। इन एडिशन कैपिटल बनाई जाती थी, कैपिटल के बाद जो है नगर बसाए जाते थे, कि छोटे छोटे शहर हो गए जैसे कौशाम्बी है, अयोध्या है, पाटलिपुत्र है, उज्जैन है, और इन शहरों के बेटा अलग अलग फंक्शंस होते थे। दिस वर द एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स, ट्रेड टाउन्स, क्राफ्ट टाउन्स, और आपके सेक्रेट टाउन्स, garrison towns etc. So the large nagars were known as महानगर। छोटे छोटे शहर हैं तो नगर, और बड़े शहर हैं तो उन्हें महानगर कहा जाता था।
नाउ मूविंग टू द टैक्सेस. सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या है, इतना बड़ा महाजनपद जो है कैसे रन किया जाएगा. किंग नीडेड द मनी, किंग नीडेड द सोर्सेस to run the administration for different purposes, so that's why he levied the taxes. टैक्स तो लगाएगा ही राजा, अब कभी ट्रेड पे, कभी क्राफ्ट पे, कभी गुड्स पे ट्रेड लगता था. तो इस तरीके से जो टैक्सेस होते थे दैट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ कैश और काइंड और द सर्विस. तीनों ऑप्शन थे आपके पास टैक्स देने के लिए, यानी कि आप उस समय की जो करेंसी थी उसमें दे सकते थे, या आप अगर सामान कुछ है आपके पास, लाइक आप गेहूँ उगा रहे हो, आप गेहूँ की फॉर्म में भी दे सकते थे, और सर्विसेज आप राजा के यहाँ पे काम करके भी अपना टैक्स चुका सकते थे. सो एज मोस्ट पीपल वर फार्मर, एग्रीकल्चर वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स of tax at that time. 1/6 of the produce and was payable in the form of food grain. ये कंपल्सरी, मतलब मोस्टली ये देखा गया है कि उस समय क्या होता था, जितना भी प्रोडक्शन होता था ना उसका 1/6 जो है वो आपको राजा को पे करना है, और वो आप फूड ग्रेन की फॉर्म में भी पे कर सकते हो. क्राफ्टमैन वर ऑफन आस्क्ड टू रेंडर सर्विस. जो क्राफ्टमैन होते थे उन्हें कहा जाता था कि टैक्स के नाम पे आप राजा के लिए ये क्राफ्ट, ये जो है वहाँ जाके बना दो, सर्विस के उसमें दे सकते हो. सच एज वंस इन अ वीक और मंथ, वो जाके राजा के लिए काम कर सकता था. टैक्स वॉज ऑल्सो चार्ज ऑन ट्रेड, दैट इज ऑन द गुड्स दैट वॉज इम्पोर्टेड और एक्सपोर्टेड आउट ऑफ द जनपदास. सो मनी कुड बी पेड इन ल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. आप बाहर से कोई सामान मंगा रहे हो या बेच रहे हो तो उस पर आपको कैश में टैक्स देना पड़ता था. तो टैक्सेस जो होते थे वो सिर्फ ये नहीं था कि राजा का खजाना, ट्रेजरी जो है उसी को बढ़ाना है या उसके महल को बनाना है, नहीं, वो वेलफेयर ऑफ द पीपल में भी यूज़ होते थे. डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिल्डिंग, लॉजेस, कैनाल्स, रोड्स, आपके टेम्पल्स, मेंटेनिंग द आर्मी, इन सब में रेवेन्यू को यानी कि टैक्स को यूज़ किया जाता था. नाउ व्हाट अबाउट द सोशल लाइफ. तो सोशल लाइफ की अगर बात करें तो हमने 4 तो पढ़े ही थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र. ये 4 हमारे जो वर्ण सिस्टम थे. एट दैट टाइम इट वॉज ओपन सिस्टम, मैंने आपको बताया था, बट ग्रेजुअली क्या हुआ कि ये क्लोज सिस्टम हो गया. क्लोज सिस्टम मतलब अब आप ट्रांसफ़र नहीं हो सकते, इंटरचेंज नहीं हो सकते. ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही बनेगा, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय ही जाएगा, शूद्र का शूद्र, वैश्य का वैश्य. यू कैन नॉट इंटरचेंज. तो ये रिजिड हो गया और इसीलिए डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गया, और इसी डिस्क्रिमिनेशन और इसी ऑक्यूपेशन से जाति यानी कि कास्ट सिस्टम प्रिवेलिंग होने लगा. वर्ण से कास्ट जो है वो बनने शुरू हो गई. दैट इज चाइल्ड बॉर्न इन द वैश्य रिमेन द वैश्य फॉर द होल लाइफ, could not become a ruler or क्षत्रिय और द learned person ब्राह्मणास. तो ये हो गया, और धीरे धीरे करते करते जो शूद्रास थे उनकी हालत इतनी बुरी हो गई कि उनसे इतना ज़्यादा सर्विस को रेंडर किया गया कि दैट नाउ दे कंसिडर्ड एज अ अनटचेबल और द लोअर कास्ट, बिकॉज दे वर डूइंग द डर्टी वर्क, दे वर क्लीनिंग एवरीथिंग. सो दिस सिस्टम पुट रिस्ट्रिक्शन और इंटर मैरिज और इंटर मिक्सिंग. अब इस सिस्टम ने क्या कर दिया कि भैया इंटर कास्ट ना मैरिज हो सकती है, इंटर कास्ट आप मिक्सअप भी नहीं हो सकते, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन ला दिए. एंड दिस बिकम द इविल प्रैक्टिस दैट वी फेल्ट टिल नाउ ऑल्सो. सो ये कास्टिज्म जो बना वर्ण सिस्टम से, दैट वॉज वेरी रॉन्ग. नाउ लेट्स डिस्कस द नोट. अनटचेबिलिटी रिजल्टेड इनटू द सोशल इनजस्टिस, क्योंकि हम अन्याय कर रहे हैं बेटा. एक ग्रुप को हमने बिल्कुल अनटचेबल कह दिया, छूत कह दिया कि ये हमारे साथ बैठ नहीं सकते, उठ नहीं सकते, हम बात नहीं करेंगे, इनके घर अलग होंगे, इन्हें मंदिर में नहीं एंटर होने देना, बहुत सारी चीज़ें. तो ये एक सोशल इनजस्टिस है. इसलिए 1920 सेंचुरी में बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर्स हुए जिन्होंने अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट अपनी वॉइस को रेस किया, लाइक महात्मा गांधी, विवेकानंद, राजा राम मोहन राय एंड मैनी अदर्स. दे वर्कड टू अबॉलिश द अनटचेबिलिटी. और इंडिपेंडेंस के बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसे बैन भी कर दिया गया, अबॉलिश भी कर दिया गया. नाउ व्हाट अबाउट द विमेन पोजीशन एट दैट टाइम. विमेन को हाई पोजीशन मिली हुई थी वैदिक एज में, जो बहुत अच्छे से इंजॉय कर रही थी, इक्वालिटी मिली थी. बट लेटर ऑन विद द पासेज ऑफ टाइम उनकी भी पोजीशन जो है वो डिक्लाइन होनी शुरू हो गई. अब उन्हें भी उतनी इक्वालिटी, उतने राइट्स जो है एंजॉय करने को नहीं मिलते थे. राइट टू एजुकेशन एंड प्रॉपर्टी बैन हो गया विमेन के लिए. द विमेन बिलोंग टू द हाई और रिस्पेक्टेबल फैमिली वर अलाउड टू गेट द एजुकेशन. हाँ, राजा के घर की हैं, बहुत अच्छे अमीर घर की हैं, तो उन्हें एजुकेशन का राइट था. अदरवाइज एक कॉमन लेवल पे इसे बैन कर दिया गया.
बर्थ ऑफ गर्ल चाइल्ड जो है अब वेलकम नहीं होता था। पहले लड़कियों का जन्म होता था तो लोग खुशियाँ मनाते थे। अब धीरे धीरे पासेज ऑफ टाइम लड़कियों के जन्म पे लोग खुश नहीं होते थे, बल्कि वो मनाते थे कि बॉय ही पैदा हो। बॉय चाइल्ड के बर्थ को जो है बहुत अच्छा माना जाता था, सेलिब्रेट किया जाता था फेस्टिवल की तरह। रिलीजियस लाइफ की बात करें तो ब्राह्मण हेल्प पीपल टू परफॉर्म द डिफरेंट रिचुअल्स, डिफरेंट ट्रेडिशन, यजनास एक्सेट्रा। इसलिए सोसाइटी में उनका डोमिनेशन जो था वो अभी तक बना हुआ था, क्योंकि लोग अभी भी उन्हें बहुत रिस्पेक्ट देते थे गुरु की तरह। दीज रिचुअल्स बिकम एलैबोरेटेड एंड एक्सपेंसिव। धीरे धीरे क्या हुआ, ब्राह्मणों ने बताना शुरू कर दिया ये भी करना है वो भी करना है। सो एलैबोरेटिव हो गए, बड़े लंबे चौड़े हो गए, एक्सपेंसिव होने लगे, खर्चा बहुत आने लग गया। तो अब क्या हुआ, हर कोई तो जो है ये यज्ञ वगैरह नहीं करा पाता था। सो दिस ब्रॉट अबाउट द गैप between the Brahmins and other common people. And now Brahmins, they being scholars, spoke Sanskrit on the other hand, और पाली और प्राकृत लैंग्वेज जो थी वो कॉमन पीपल की हो गई। भाई लैंग्वेज में भी डिफरेंस आने लग गया, संस्कृत ब्राह्मणों की हो गई और पाली प्राकृत कॉमन पीपल की हो गई लैंग्वेज। दिस फोर्स पीपल टू लुक टू द न्यू आइडियाज। अब लोगों को लगने लग गया हमें तो समझ नहीं आता, हम ये जो है रिचुअल करा नहीं सकते, तो अब वो कुछ नया ढूंढने लग गए कि जो ब्राह्मण कह रहे हैं, पुरोहित कह रहे हैं, हम ये काम नहीं कर सकते, हमारे पास नहीं है इतना पैसा, नहीं है कुछ, नहीं है हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। तो दे वर लुकिंग फॉर द न्यू आइडियाज़, और ऐसे में न्यू थॉट इमर्ज हुई बुद्धिज़्म और जैनिज़्म। इसलिए लोगों का ध्यान जो है बुद्धिज़्म और जैनिज़्म की तरफ चला गया और ब्राह्मणों से उनका ध्यान धीरे धीरे हटने लग गया। इकोनॉमिक लाइफ की बात करें तो ट्रेड आता है सबसे पहले। बहुत सारे ट्रेड जो है वो प्रैक्टिसेस होते थे एट दैट टाइम विच हेल्प्ड the people to earn, and even the river ports and sea ports were built for the better trade, कि अच्छे से ट्रेड हो सकें तो ये सब बनाए गए थे। सी पोर्ट्स लाइक अगर आप देखते हो, यू हैड गिवन द एग्जांपल ऑफ ब्रिगु कच्चा दैट सर्व द ओवरसीज ट्रेड। Traders and the craft person formed the guild also, that is known as Shreni. This helped in controlling the price, contribution or distribution or quality of the manufacturing gold. Guild क्या होता है, श्रेणी बेटा अपना ग्रुप बना लेना। जैसे हम यूनियन बनाते हैं ना, स्टूडेंट यूनियन, टीचर यूनियन, लेबर यूनियन, वैसे इन्होंने अपनी गिल्ड बना रखी थी कि एसोसिएशन है, इसमें सारे हमारे यही क्राफ्ट के लोग रहेंगे ताकि हम अपनी हर चीज़ पे, रिसोर्स पे कंट्रोल कर सकें। देन कॉइन्स एंड वेट की बात करें तो कॉइनेज सिस्टम धीरे धीरे आ रहा था और जो बार्टर सिस्टम था, थिंग्स एक्सचेंज थिंग्स, वो खत्म हो रहा था। तो ये टाइम पीरियड था जब कॉइनेज जो है इमर्ज हुआ। पंच मार्क कॉइन कॉपर और सिल्वर के बहुत ज़्यादा जो है सर्कुलेट होने लगे एंड दे वर यूज्ड एज द मनी। वेट्स वर स्टैंडर्डाइज एंड वर मेजर्ड इन मल्टीपल ऑफ 16। वेट्स को भी बनाना शुरू किया, वरना कैसे लोगे, वेट सिस्टम तो होना चाहिए ना बैलेंस, जब हम तराजू रखते हैं। तो वेट सिस्टम को भी अब डेवलप करना शुरू कर दिया गया था। अब हम एक केस स्टडी ले लेते हैं बिहार की बेटा। बहुत सारे इंपॉर्टेंट जनपदास दे वर इमर्ज्ड इन द रीजन नाउ फॉलोइंग इन द प्रेजेंट स्टेट्स ऑफ बिहार एंड झारखंड। तो यहाँ पे हमें बहुत सारे देखेंगे तो बहुत सारे जनपदास के बारे में पता चलेगा। इम्पॉर्टेंट वन जो थे इनमें से अंगा, मगधा, वजी, ये तीनों हमें यहाँ पे मिले हैं। एंड इंसाइट इनटू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ 2 रिप्रेजेंटेटिव जनपदास दैट कैन बी अंडरटेकन टू अंडरस्टैंड। तो अगर हम इनको समझ लेते हैं ना, मगध को और वज्जी को, तो हमें समझ में आ जाएगा कि उस समय कैसे ये रिपब्लिक और मोनार्की काम करते थे। सो मगध से हम स्टार्ट करते हैं। मगध रोज टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट जनपदास। मगध ही बेटा जनपद भी था, फिर महाजनपद बना और फिर मगध ने ही अपने आप को पूरा एक किंगडम, बड़े एम्पायर में भी कन्वर्ट किया था। So it expanded as a Janpad, Mahajanpad. Its territory was surrounded by the Ganga in the north and the Champa river in the east, Son river in the west and Vindhyachal hills, Vindhyan hills जो हैं in the south. अब आप देख लो कितना अच्छा तो जोग्राफिकल कंडीशन है इसका कि नदियाँ भी हैं, पहाड़ भी हैं, तो इसको पूरा बैरियर मिल रहा है, आसानी से कोई जो है इस पे अटैक नहीं कर सकता। मोर ओवर फर्टाइल लैंड इसे मिल रहे हैं, मिनरल्स मिल रहे हैं। मगध कवर्ड द टेरिटरीज ऑफ अंगा टू। राजगीर वॉज द पॉपुलर सेंटर ऑफ रिलीजन, स्पेशली जैनिज्म और बुद्धिज्म के लिए। और फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो बनी थी ना, जो हेल्ड हुई थी, वो राजगीर में ही हुई थी 497 BC में।
और सबसे बड़ी बात, मगध को बेटा नेचुरली इतना ब्लेस्ड था ना कि ये हर तरीके से फ्लोरिश्ड हो रहा था। क्यों प्रॉस्पेर हो रहा था? गंगा नदी के किनारे हैं तो फर्टाइल लैंड इसे मिल रहा था। पूरा नदी के किनारे का एरिया ऐसा प्लेन एरिया था कि भाई उसको हर तरीके से एग्रीकल्चर के लिए अच्छी ज़मीन मिल रही थी। तो एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा फ्लोरिश हो रहा था, इतना कि बहुत एग्रीकल्चर हो रहा था, सरप्लस को वो ट्रेड के लिए यूज़ करते थे। फिर रिवर जो है ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन का काम भी करती थी। देन फॉरेस्टेड एरिया थी, दे वर सप्लाइंग द एलिफेंट ऑल्सो। बीच में मिनरल एरिया पड़ रही थी, उन्हें मिनरल्स भी बहुत अच्छे मिल जा रहे थे, अपने ही आयरन वो जो है निकाल कर अपने अच्छे वेल डेवलप्ड टूल्स बना रहे थे। तो इस तरीके से अगर आप देखो तो नेचुरल जो है उसे बहुत हेल्प मिली। फर्स्ट कैपिटल राजगृह थी पटना के पास, सराउंडेड बाय 5 हिल्स दैट प्रोवाइडेड नेचुरल प्रोटेक्शन फ्रॉम द अटैक्स। फिर बाद में इन्होंने राजगृह से पाटलिपुत्र को अपनी कैपिटल बना दिया, विच इज़ प्रेजेंट डे पटना इन बिहार, and it was located as a confluence of the river Ganga, Son, Gandak, providing the natural cover। अब आप देख लो तीनों नदियों के संगम पे है पटना, आपका दिखता है। एंड टू प्रोटेक्ट इट्स सेल्फ एंड टू एक्सपेंड इट्स टेरिटरी, मगध ने एक ह्यूज आर्मी, कहते हैं ना इंसिपिएंट आर्मी बना रखी थी, वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल इक्विप्ड और वेल पेड के सोल्जर्स उनके साथ के साथ चलें। इट कॉम्प्राइज ऑफ द हॉर्स सोल्जर भी था उसमें, एलिफेंट सोल्जर्स थे, चैरियट सोल्जर्स थे, फुट आर्मी भी इन्होंने अपनी डेवलप कर रखी थी। इनके पास, मगध के पास बहुत अच्छे अच्छे रूलर हुए। अजात शत्रु यूज 2 न्यू वेपन्स इन द बैटल विच रैक्ड हैवॉक विद द एनिमी। मतलब उसने, क्योंकि आयरन माइंस उनके पास थी तो अच्छे मतलब इक्विपमेंट्स बना रखे थे, इसीलिए अजात शत्रु बहुत जल्दी से दुश्मनों को हरा देते थे। द फर्स्ट वॉज द, आपको यहाँ मेंशन है देखो बेटा अजात शत्रु का, दैट ही यूज द कैटापल्ट। एक टूल का नाम है, इक्विपमेंट का नाम है जो यूज हुआ था, इन विच द स्टोन वर ह्यूरेड फ्रॉम द डिस्टेंस। अनदर वॉज कवर्ड विद द चैरियट विद द स्विंगिंग मेस। इट कैन बी कंपेयर्ड विद द मॉडर्न टैंक टाइप का, आप देख सकते हो। दिस चैरियट वॉज प्रोबेबली कॉल्ड द रथा मुसाली। तो इस तरीके से आयरन का और अलग चीज़ों को इन्होंने यूज़ किया, जिसको वो बैटल में नए तरीके के वेपन बनाने में यूज़ करते थे, और उन हथियारों को, उन औजारों से वो अपनी सामने वाली आर्मी को हरा देते थे। अब इम्पॉर्टेंट रूलर्स की अगर बात करें तो अजात शत्रु के साथ बिम्बिसारा वॉज ऑल्सो अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर। बिम्बिसारा 50 ईयर का शासनकाल था इनका, 546 to 494 BC तक। ही एक्सटेंड हिज एम्पायर बाय मैरिज अलायंसेस। वो जहाँ जहाँ जाते थे, राजा लोग अपनी बेटियों का कन्यादान कर देते थे, तो मैरिज अलायंसेस से और हार मान लेते थे पहले ही। तो इनके अपने आप ही जो है बहुत बड़ा एम्पायर बनता गया, चाहे कोशला हो, चाहे मद्रा हो, चाहे वैशाली हो, ये सारे इनके पास आ गए थे। ही रिसीव्ड काशी एज द वेडिंग गिफ्ट। काशी को वेडिंग गिफ्ट में दे दिया गया था उन्हें, काशी नगरी को। ही कनकर्ड ओवर द अंगा इन अ बैटल। अंडर हिज रेन ट्रेड, कॉमर्स, हर चीज़ में प्रोग्रेस हुई थी। इवन द बुद्धा एंड महावीरा दे ऑल्सो विजिटेड मगधा ड्यूरिंग द बिम्बिसारा रूल। तो बिम्बिसार के टाइम पे ये दोनों वहाँ पर आए थे। अजात शत्रु की बात करें तो अजात शत्रु असैसिनेटेड हिज फादर बिम्बिसारा एंड असेंडेड द थ्रोन। उसने अपने फादर को मारकर ये थ्रोन लिया था। एंड ही रूल्ड फॉर 32 ईयर्स फ्रॉम 494 to 462 BC। उसने अटैक किया एंड वन ओवर हिज अंकल प्रसेंजेट द रूलर ऑफ कोसला। मतलब फादर को तो असैसिनेट किया ही, उसने अपने अंकल को भी हराया। एंड ही ऑल्सो डिफीटेड द लिच्छवीज ऑफ द वैशाली आफ्टर अ 16 ईयर ऑफ लॉन्ग बैटल। मतलब वैशाली को जीतने के लिए 16 साल लगे अजात शत्रु को। अजात शत्रु had a powerful and well-equipped army. He had been praised as an able ruler also. अच्छे सोल्जर तो थे ही, एडमिनिस्ट्रेशन भी उनका बहुत अच्छा था। 32 साल के शासन में he worked a lot for the Magad Empire. So it is not certain with what faith Bimbisara and Ajatashatru followed. Both Jainism and Buddhism claim them as their follower. हमें ये नहीं पता उस समय उन्होंने कौन से रिलीजन में अपने आप को कन्वर्ट किया था, लेकिन क्योंकि दोनों ही बुक्स में, जैनिज्म और बुद्धिज्म में ये बताया गया कि दोनों ही उन्हीं के फॉलोवर थे। After Ajatashatru's death, Magda fell in the hand of weak rulers. Later, these rulers were defeated by the Nandas.
तो नंदा डायनेस्टी आ गई, क्योंकि अजातशत्रु के बाद कोई अच्छा रूलर था नहीं, नंदाज ने इन पे अटैक किया और मगध हार गया, तो नंदा डायनेस्टी की फाउंडेशन हुई एंड देन मगध बिकम वेरी पावरफुल ड्यूरिंग द नंदा रूल। जो मेन रूलर थे उसमें महापद्मनंदा थे, और महापद्मनंदा जो है उन्होंने फिर मगध को और आगे बढ़ाया। लाइफ अगर हम देखें मगध की, तो मगध वॉज प्रॉस्पेरेट, इट एक्सपेंडेड इट्स टेरिटरी, मैंने पहले ही बताया, नेचुरली भी ब्लेस्ड था, जोग्राफिकली भी ब्लेस्ड था, पावरफुल रूलर्स भी थे, इसलिए ये प्रॉस्पेरस करता गया। एंड मोर ओवर द फॉर्मेशन ऑफ श्रेणीज और गिल्ड ऑल्सो हेल्प इन द प्रॉस्पेरिटी, क्योंकि ट्रेडर्स जो हैं वो भी अच्छे से डेवलप कर रहे थे, तो ये सब भी इसको अच्छे से ब्लेसिंग मिल रही थी। विद द यूज़ ऑफ बोट्स, शिप्स, रोड्स, ट्रेड बहुत तेज़ी से फ्लोरिश हो रहा था। अपार्ट फ्रॉम अगर देखो तो आज के टाइम का आप देखोगे ना, म्यांमार हो गया आपका, और आपका बेबीलोन वगैरह हो गया, इन सब तक इसका ट्रेड फैला हुआ था। नॉलेज ऑल्सो एक्सपेंडेड ड्यूरिंग दिस पीरियड, द क्षत्रिय बिकेन टू लर्न द वेदास, डॉटर्स वर कंसिडर्ड लाइबिलिटीज एंड सन्स वर प्रेफर्ड। औरतों को जो है लाइबिलिटी माना जाता था और लड़कों को वेलकम किया जाता था। लेट्स डिस्कस द नो इट। Champa was the most important river of Magadha. That can be the one marker question. So learn it, remember it कि मगध की सबसे important river जो थी वो चंपा river थी। देन मगधा रेगुलेटेड इट्स रेवेन्यू वेल। मैंने आपको पहले ही बताया कि मगधा ने बहुत सारे टैक्स लेविड कर रखे थे एग्रीकल्चर, ट्रेड, सर्विसेज वगैरह पे, इसलिए मगधा के पास सोर्स ऑफ रेवेन्यू बहुत अच्छा था। दैट्स वाई मगध यूज दीज रेवेन्यू, दीज टैक्सेस फॉर द डेवलपमेंट एंड रिप्लेसमेंट ऑफ एनी डैमेजेस। मगध वॉज फ्री फ्रॉम द क्राइम, ये भी एक साइन था उसके डेवलपमेंट का कि उसके राज्य में क्राइम नहीं होते थे। हार्श पनिशमेंट जो थी, बिल्कुल हार्श स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट दी जाती थी अगर कोई भी गलत काम करता है, स्पेशली फॉर द रॉबर्स और द क्रिमिनल्स। द रोड्स वर सेफ फॉर द ट्रेडर्स टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर। इसीलिए मगध में लोग व्यापार भी करना चाहते थे क्योंकि सिक्योरिटी और सेफ्टी उन्हें वहाँ प्रोवाइड होती थी। नाउ मूविंग टू द वज्जी कॉन्फेडरेसी। वज्जी की बात करें तो वज्जी जो है वो एक रिपब्लिक गणा था, ठीक है, and it was a state in which people elect their representative who is going to rule them। तो यहाँ पे इलेक्शन होता था, इलेक्टेड हेड होता था। वज्जी कॉन्फिडेंसी को हम गणा भी कहते हैं, संघा भी कहते हैं, और जो इसकी कैपिटल है वो वैशाली है। वैशाली को अगर आप देखोगे तो बिहार में एक मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट है, वो जगह जो थी ना उस समय वो वैशाली थी। It was formed by the 8 republics, the important one of which were the Vajji, and apart from that Videha, Lichvis, etc. The last of these became the most prominent with time. It was governed by the assembly of large people comprising 7,707 members called Rajas. सोचो इतने सारे लोगों को जो है पावर शेयर की गई थी टू गवर्न दी संघास, इन्हें राजास कहा जाता था। वज्जी कॉन्फिडेंसी बिकेम एन इम्पॉर्टेंट रिपब्लिकन स्टेट अंडर द लिच्छवी। लिच्छवी वंश बढ़ा और लिच्छवी में वज्जी जो था एक बहुत बड़ा सेंटर जो है उभर कर आया। दीज राजास वर चूजन फ्रॉम द दिस पॉपुलेशन, आपको दिख रही है 1,68,000 पीपल जो हैं उन्होंने इन राजाओं को चूज़ किया था। दीज राजास वर इवन वर्कड वेरी हार्ड एंड एडमिनिस्टर द वज्जी वेरी वेल। इवन द बुद्धा हैड अप्रूव्ड ऑफ दिस मेथड। ये माना जाता है कि बुद्धा ने भी बोला कि ये बहुत अच्छी बात है कि लोग जो हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ कर रहे हैं। Then the administration of the confederacies was looked after by the smaller council। और smaller council में क्या होते थे, छोटे राजा भी होते थे, उपराजा भी होते थे, सेनापति भी होते थे, और फिर आपके जो है भंडारिका भी होते थे जो ट्रेजर को देखते थे। फॉरेन अफेयर और इंटरनल लॉ बनाए जाते थे, ऑर्डर्स रिवील किए जाते थे, सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बनाए जाते थे। मतलब हर एक डिपार्टमेंट अलग अलग और हर डिपार्टमेंट का हेड अलग अलग। तो इस तरीके से क्या होता था, वर्क जो है वो सब में शेयर कर दिया गया था। सो ऑल ऑफ दीज वर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन असेंबली, फॉर देयर ओन टास्क। लिच्छवी प्रमोटेड आर्ट एंड कल्चर ऑल्सो। दे कंस्ट्रक्टेड नंबर ऑफ विहारास।
बहुत सारे बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज इन्होंने बनाए हैं, चैत्यास बनाए हैं जो लोकल टेम्पल्स होते हैं। रिलीजन जो है उस समय लोग रिलीजियस थे, मतलब एक इंटीग्रल पार्ट था लोगों का। व्हेन द बुद्धास विजिटेड द रिपब्लिक ना, द लिच्छवी हैड सेट अप ऑफ 500 मैन। जब बुद्धा आए तो 500 लोगों को लगा दिया था वेलकम बुद्धा, मतलब उसे नाम क्या दिया गया, वेलकम कमेटी है, कि जब बुद्धा आएंगे तो ये वेलकम कमेटी के 500 मेंबर उन्हें वेलकम करेंगे। सो दिस कमेटी कंडक्टेड ऑनर सेरेमनी एंड कैरिड द बुद्धा bodily onto the waiting boat. Lichvi were powerful too. Ajatashatru had to fight for 16 years to conquer the Lichvi. 16 साल लगे थे अजातशत्रु को. So this sufficiently proved the courage, heroism, resources of the Lichvi. So I hope you understand every concept. Let's do the quick revision. What we have discussed in this chapter? Number 1, the chief source of information for Janpadas and Mahajanpadas were Jain and Buddhist literature, or you can say the text. Janpadas came into being when the small territories expanded their influence to the larger territories. Then we have discussed powerful Janpadas transformed into the Mahajanpadas, and Mahajanpadas were republic and they can be the monarchy in nature. Monarchy जहाँ पे एक रूलर है जो हायरार्की चलती आ रही है, हेरिडेटरी है, और रिपब्लिक जहाँ हेड जो है वो इलेक्टेड है. The ruler ruled with the help of number of ministers and officials भी बनाए जाते थे. फिर जाति सिस्टम भी आया जिसमें लो कास्ट के लोगों को बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया जाने लगा. ट्रेड जो है इनलैंड भी और ओवरसीज भी मगध एम्पायर में तेजी से फ्लोरिश्ड हुआ. Then we have discussed about the बिंबिसारा, अजातशत्रु एंड महापद्मनंदा, जिन्होंने नंदा रूलर्स कहा जाता है, जिन्होंने मगध को आगे फ्लोरिश किया. Then we have discussed about the Vajji Confederacy was a union of 8 republics. 8 republics थे, उनको मिलाकर वज्जी कॉन्फेडरेंसी बना था और लिच्छवी जो है इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट था. So these all we have discussed in this chapter. So please do the exercise carefully.